अच्छा भाई स्टूडेंट, कल हम लोगों ने चैप्टर 1 जो है उसे कंप्लीट किया था। आज हम चैप्टर नंबर 2 जो है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके डायरेक्ट जो है एमसीक्यू से स्टार्ट लेंगे। अगर कोई चीज ऐसी होगी तो मैं आप लोगों को साथ साथ फॉर्मूलाज वगैरह एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 1 में देखें, बोहर्स थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज। बोहर वो कौन से जो आपको यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं उस पर एप्लीकेबल नहीं होती। देखो, एक बात याद रखना, बोहर थ्योरी जो है वो हमेशा हमारे पास उन एटम्स पर या उन एलिमेंट्स पर अप्लाई होती है जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। ठीक है, अगर आप क्या कहते हैं हाइड्रोजन को देखें तो आपको पता है हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नहीं जवाब, गलत आंसर है। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना लॉस कर दिया, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, यानी इन दोनों पे अप्लाई हो सकता है। अब लिथियम की बात करते हैं, लिथियम के पास होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए तो इसके पास भी अब एक इलेक्ट्रॉन है। उन्होंने पूछा है किस पर अप्लाई नहीं हो सकता। हाइड्रोजन के पास होता ही एक इलेक्ट्रॉन है, इसने उसको लॉस कर दिया। जब लॉस कर दिया तो इस ही के ऊपर इसके पास अब 0 इलेक्ट्रॉन्स है, नो इलेक्ट्रॉन्स, तो इसी के ऊपर बोहर की जो थ्योरी है वो अप्लाई नहीं होगी। क्लियर? हाँ मेरे स्टूडेंट्स, ये वाली बात आप लोगों को क्लियर हुई कि बोहर थ्योरी जो है वो किस पर अप्लाई नहीं होगी। अच्छा, आईफोन जिसका भी है वो अपना नाम सही कर ले, ठीक है, ताकि मुझे मुखातिब करते हुए आसानी। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 2। नाइट्रोजन हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होती है? आपके पास नॉर्मली 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz1, ये आपके पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब उन्होंने आपको जो है वो एक ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है और आपको पता है ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती है। ठीक है, उन्होंने यही आपसे पूछा है कि इसकी जो असल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो तो ये है, लेकिन ये वाली जो है ये इसकी गलत है। तो ये इसमें कौन-सा रूल जो है वो हमारे पास वायलेट हो रहा है? अब आप मुझे बताइए कि आप और वो प्रिंसिपल क्या होता है? जल्दी-जल्दी आंसर करिएगा। अच्छा, ठीक है, हमारे पास होते हैं कुछ क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स हमारे पास कितने होते हैं? क्वांटम नंबर्स हमारे पास 4 होते हैं। ठीक है, कौन-कौन से होते हैं? हमारे पास n यानी कि एज़ीम्यूथल क्वांटम नंबर, और सॉरी, n आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, इसका इसका क्या होता है, इसमें हम क्या चीज़ को डील करते हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ठीक है, इसके अलावा l जो है वो एज़ीम्यूथल क्वांटम नंबर के लिए यूज़ होता है, m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और s स्पिन क्वांटम नंबर। देखो, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो हमारे लिए शेल के लिए होता है। जो वो हमारे पास किसके लिए होता है? शेल के लिए होता है। जो इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिट में है, अगर हमें ये चीज मालूम करनी है तो वो हम इससे मालूम करेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। तो ये किसके लिए है? सिंपली शेल के लिए। ये जो है आपके पास अजीमुथल क्वांटम नंबर, ये आपके पास सब शेल के लिए। सब शेल आपको पता है ना, 4 होता है आपके पास, s p d f। ठीक है, m जो है ये आपके पास मैग्नेटिक नंबर होता है, ये आपके पास ऑर्बिट वगैरह के लिए होता है, इसको अभी हम आगे डील करेंगे। और s जो है ये आपके पास स्पिन होता है, जो कोई भी चीज जो है वो क्लॉकवाइज मूव कर रही है या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 होते हैं। ठीक है, हाँ भाई, इतना समझ आया? ये 4 क्लियर हुए जो मैंने स्टार्ट में क्वांटम नंबर बताए। अच्छा, अब देखो, हमारे पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, वो हमें क्या बताता है? वो हमें नंबर ऑफ शेल्स के, कोई भी अगर आपसे कहा जाए कि भाई इसके अंदर कितने शेल्स है, वो बताता है। ठीक है, इसके अलावा ऑर्बिट बताता है। तो हम जब भी हमारे पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि n जो है उसको जब मालूम करना होता है ना हमने, तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं 2n2। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि बेटा ये है आपके पास k शेल। ठीक है, अब आप मुझे बता दें कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स लाई करेंगे। आपको पता है k का नंबर जो है वो 1 होता है। ठीक है, आपने
n की जगह पे 1 लिखा, स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। तो आप बोल देंगे कि जो के शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स लाई करेंगे। क्लियर? हाँ वे स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास जो कंसेप्ट आता है ना शेल्स का, ये हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइन से जो है वो ओरिजिनेट हुआ था। अच्छा ओके, ये जो 2n² है, याद रखना ये फॉर्मूला जो है अक्सर एमसीक्यूज में पूछा गया है कि कौन सा फॉर्मूला जो है वो नंबर ऑफ शेल्स को मालूम करने के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मालूम करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद आपके पास आता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में आपके पास एल की वैल्यूज होती हैं, ठीक है। एल की वैल्यूज आपके पास कैसे होती है, 0 1 2 3 इस तरह से। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, आपके पास 4 शेल है, S P D F, 4 आपके पास सब शेल्स होते हैं, ठीक है। तो बेटा आपके पास जो एस शेल के लिए एल की वैल्यू होगी वो 0 होगी। अभी ये आगे एमसीक्यूज में आएगा, जो थर्ड वाला एमसीक्यूज है ना वो पूरा इसी चीज के ऊपर है, जब भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसलिए गौर से सुनना। P के लिए आपके पास L की वैल्यू 1, D के लिए आपके पास L की वैल्यू 2 और F के लिए आपके पास L की वैल्यू 3। क्लियर? देखो नहीं समझ आए तो मुझसे पूछो। हाँ भाई, क्लियर हुआ? स्टूडेंट्स जल्दी से आंसर करें। गुड। अब अगर आप यहाँ देखो थर्ड एमसीक्यूज, मैं डायरेक्ट उस पर लेकर आती हूँ कि अभी जो हमने 2 चीजें पढ़ी ना वो थर्ड एमसीक्यूज पे अप्लाई हो रहा है, फिर हम सेकंड भी देखते हैं। देखो आपसे कहा गया है क्वांटम नंबर वैल्यू बताएं 3s ऑर्बिटल की। बेटा 3s, इसमें बताओ n की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताओ। ये जो आपके पास 3 लिखा हुआ है ना, यही आपकी n की वैल्यू होगी। एक चीज अब आपके पास ये 2 ऑप्शंस में आ रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको L की वैल्यू बतानी है। मैंने आपको अभी बताया था कि बेटा L की वैल्यू जो है S के लिए क्या होती है, 0 होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका आंसर डी हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब मैं आपको एक और जो है वो ये है आपके पास, ठीक है। अब आप मुझे इसके अंदर जो है n की वैल्यू बताइए और l की वैल्यू बताइए, ठीक है। 6p में n की वैल्यू बताइए और l की वैल्यू बताइए जल्दी से। गुड, वेरी गुड जवाब। अच्छा भाई उसके बाद हमारे पास होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारे पास क्या होता है, आप देखो अगर S है, P है, अगेन D है, F है, तो हमारे पास S के लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा वो 0 होगा। P के लिए -1 0 और +1। D के लिए आपके पास हो जाएगा -2 -1 0 +1 और +2। F के लिए क्या हो जाएगा, -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। क्लियर? ये याद रखोगे, एमसीक्यू सही से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कहीं पे भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे अगर यहाँ पे इन्होंने आपसे पूछ लिया होता कि अगर मैं आपसे पूछ लूँ, आप मुझे खुद बताइए कि जो 3s है इसके अंदर आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा, बताएं जल्दी से। देखें आप लिखेंगे मिस n की वैल्यू 0 है, ओ सॉरी n की वैल्यू 3 है, L की वैल्यू 0 है, और मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम m से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि इसके अंदर m जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, m हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। और अब हमारे पास एक आता है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर होता है हमारे पास डायरेक्शन के, जो भी आपके पास लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है उसकी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो आप लिखेंगे स्पिन जो है वो आपके पास जो है क्लॉकवाइज, आप क्लॉकवाइज लिखते हैं एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं, एक ही बात है। अगर आप 3s का लिख देते हैं कि क्लॉकवाइज है, क्योंकि अभी आपको नहीं पता है कि 3s में एक इलेक्ट्रॉन है, अगर मैंने कह दिया एक इलेक्ट्रॉन है तो इसकी कोई भी हो सकती है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी होता है, हो सकता है, ठीक है। क्लियर है बात? और अगर मैं लिखती कि 3s2, तो आप फिर लिखते कि इसके अंदर एक जो है वो क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 का मतलब क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होता है और एक क्लॉकवाइज घूम रहा होता है। क्लियर? हाँ भाई बच्चों, क्लियर हुआ?
आसान है? गुड। अच्छा गुड। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। देखो, एक आपको एमसीक्यूज बतानी है। हमारे पास सोडियम है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सोडियम जो है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज घूम रहे हैं और कितने जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो आप कैसे बताएंगे? आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2, 2px स्क्वायर, 2py स्क्वायर, 2pz, ठीक है, और 3s1। ऐसा ही है। मुझे बताओ इसके अंदर कितने क्लॉकवाइज है, कितने एंटी क्लॉकवाइज है। सबसे पहले तो सोडियम का नंबर होता है 11। 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास। तो आप इसी से फौरन कह देंगे कि भाई इसके पास तो एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं, क्लॉकवाइज भी। अब आप 5 इलेक्ट्रॉन्स तो ना फौरन कह देंगे कि भाई 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज है, ठीक है, वो क्लॉकवाइज है, और 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज। अब बचा एक इलेक्ट्रॉन, वो कैसा है, वो क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो अब आप ऑप्शन देखेंगे, अगर आपको ऑप्शन में लिखा हुआ है 5 एंटी क्लॉकवाइज, 6 क्लॉकवाइज, तो आप टिक लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से आपके पास होता है। मतलब जो लास्ट वाला होगा ना, वो आपके पास क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। आप ये भी लिख सकते हैं कि 5 क्लॉकवाइज है और 6 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। ये भी लिख सकते हैं कि जो 5 है वो एंटी क्लॉकवाइज है और 6 क्लॉकवाइज है। क्लियर? हाँ भी बच्चों, क्लियर? देखो ये एमसीक्यूज आ चुके हैं प्रीवियस टेस्ट में, जो जो केयू के और इसके उसके सारे टेस्ट होते हैं एनएडी वगैरह के, उसमें आते हैं। तो अगर कोई चीज ना समझ आए, मुझे अगेन बोलना, मैं अगेन एंड अगेन उसको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद मैं आपको, आप लोगों को एमसीक्यूज नंबर 1 भी समझा दिया मैंने, 2 भी 3 भी समझा दिया। 2 को देख लेते हैं। 2 में आपके पास देखो पॉलीज रूल। पॉलीज रूल हमारे पास क्या कहता है? पॉलीज रूल कहता है कि सिर्फ और सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, सिर्फ और सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके पास एक ऑर्बिट में आ सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो इसके अंदर आपको नजर आ रहा है, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है, या चलो इसको देख लो, तो इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स आए हुए हैं, ठीक है, और आपके पास जो है यहाँ एक आया हुआ है। लेकिन इससे हमारा फिलहाल अभी हमें नहीं आइडिया हो रहा कि हमारा आंसर क्या है, ठीक है। अच्छा भाई, फिर हम जो है हम देख लेते हैं अपने पास ऑफ प्रिंसिपल। ऑफ प्रिंसिपल हमारे पास क्या बताता है? ऑफ प्रिंसिपल हमें बताता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे पहले लोअर एनर्जी सबशेल वाले में दाखिल होगा। यानी कि अगर आप देखें कि आपके पास 1s है, 2s है, और 2p है, 3s है, और मैं आपको दे दूं 4 इलेक्ट्रॉन्स, और मैं आपको बोलूं इनको जो है वो आप इन शेल्स के अंदर डालना शुरू करें, तो आप सबसे पहले किसके अंदर इलेक्ट्रॉन डालेंगे? 1s वाले में। 1s वाले में डालेंगे, फिर 2s वाले में डालेंगे, फिर 2p में डालेंगे, फिर 3s में डालेंगे। क्लियर हुई ये बात? कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा सबसे पहले उसके अंदर जाएगा जिसकी सबसे कम एनर्जी होगी। हाँ भाई, क्लियर है? तो यहाँ पे ये वाला भी मसला नहीं हो रहा। अगर आप देखें आपके पास जो ऑप्शंस हैं उसके अंदर ना तो पॉलीज रूल, इस वाले के अंदर ना तो पॉलीज रूल वायलेट हो रहा है, ना ही ऑप्पो प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है। अगर आप देखें हॉन्स रूल, हॉन्स रूल क्या कहता है? वो कहता है कि अगर आपके पास 2p का जो है आपके पास सब शेल है, 2p में आपको पता है 3 होते हैं, 2px, 2py और 2pz। ऐसा ही है। और मैं आपको दे रही हूँ कि भाई आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो आपको ना पहले इन सब के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन डालना होगा। आप ये नहीं कर सकते कि भाई मैं इसको 2 दे देता हूँ और एक इसको और इस वाले को खाली ही छोड़ दिया, जो इसमें हुआ है। तो आपके पास कौन सा रूल वायलेट हो गया? हॉर्न्स रूल वायलेट हो गया आपके पास, ठीक है। क्लियर? हाँ भाई, क्लियर हुआ? हॉर्न्स रूल है आपके पास, इसका आंसर क्लियर हुआ कैसे? अच्छा भाई, उसके बाद मैं n प्लस एल रूल भी बता देती हूँ। हमारे पास n प्लस एल रूल क्या होता है? हमारे पास n प्लस एल रूल ये होता है कि अगर आपके पास 1s है और मैं आपसे पूछूं
कि इसकी n प्लस एल रूल की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या बोलेंगे, इसके अंदर n जो है मिस वो 1 है और s के लिए जो l की वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 होता है। तो आप बोलेंगे इसकी n प्लस एल की जो वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है इसके लिए। ठीक है, हाँ भाई, क्लियर है कि ये क्या होता है? अब 3 MCQs अच्छे से क्लियर हो गया आपको? ओके, अब मैं एक MCQ आपको एज अ प्रैक्टिस दे रही हूँ, कौन सा ऑर्बिट जो है वो सबसे पहले फिल होगा। ऑप्शन है आपके पास, आपने मुझे बताना है कौन सा ऑर्बिट सबसे पहले फिल होगा। 3D, डी, 4D, सी है आपके पास 3P एंड डी 4S। हाँ भाई बताओ, सबसे पहले किसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, सबसे पहले कौन सा ऑर्बिट फिल होगा, जल्दी से बताओ। नहीं आ रहा तो भी बताओ। गलत। देखो, इसकी आपको चेक करनी होगी n प्लस एल रूल की वैल्यू। ये मैंने दिया ही आपको इसलिए क्वेश्चन है ताकि आपको अंदाजा हो कि जो n प्लस एल रूल है वो होता क्या है। देखो, सबसे पहले हम 3D की n प्लस एल की वैल्यू अगर चेक करें तो हमारे पास इसकी होगी 3, और d के लिए क्या होता है बेटा, d के लिए 2 होता है, हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 5। 3P के लिए चेक करो, 3P की क्या होगी, 3P 3 प्लस 1, ऐसा ही है, 3 प्लस 1 हो जाएगा 4। 4D के लिए चेक करो, 4D के लिए 4 प्लस 2 6। 4S के लिए चेक करो, 4 प्लस 0 4। क्लियर यहाँ तक? अब आप देखें, सबसे कम जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो ये 4 आ रही है दोनों में। ठीक है, दोनों में 4 आ रही है, लेकिन अब हमारा आंसर ना इनमें वही होगा जिसकी सबसे कम वैल्यू जो होगी वो हमारे पास होगी। लेकिन हमारे पास तो यहाँ पर दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं ना, इस केस में हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि ये जो 3P है ना, इसकी n की वैल्यू इसकी वैल्यू से कम है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर जो है वो 3P हो जाएगा। क्लियर हुई ये बात? अच्छे से समझ आया है? नहीं आया पूछ लो, ये MCQs लाजमी आते हैं, लाजमी आते हैं। जवाब तक की बात है, समझ आ रहा है? अगला है हमारे पास द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। बेटा देखो, जो फर्स्ट, ये वैल्यू याद रख लो, ठीक है, जो आपके पास फर्स्ट ऑर्बिट होता है उसके अंदर आपके पास जो वैल्यू होती है उसकी, वो आपकी होती है 0.59। ठीक है, एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? अच्छा, एंगस्ट्रॉम की वैल्यू आपके पास क्या होती है, ये होती है 10 की पावर -10 मीटर। क्लियर है? मेरी एक आदत है, मैं MCQ जब सॉल्व करवाती हूँ ना तो एक MCQ से 2-3 MCQs करवाती हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने आपको फर्स्ट ऑर्बिट की वैल्यू भी बताई, और जो है मैंने आपको भी बताया कि एंगस्ट्रॉम की वैल्यू क्या है। हाँ भाई बच्चे, क्लियर हुआ? जल्दी जल्दी आंसर करिएगा बेटा। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम इज यूज एज अ टूल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ। बेटा आपके पास दो होते हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है और एक लाइन स्पेक्ट्रम होता है। लाइन स्पेक्ट्रम को हम किसके लिए यूज करते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम को हम यूज करते हैं एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, अगर आपको किसी चीज का आंसर पता होना तो आप पहले से खुद बताइएगा, इससे आप अपनी खुद की चेकिंग कर लेंगे। अच्छा भाई, उसके बाद मुझे ये बताइए कि जो जेम्स चेडविक का एक्सपेरिमेंट था, तो उनको जो है नोबेल प्राइज मिला था, क्यों मिला था, उन्होंने क्या चीज जो है वो डिस्कवर की थी? हाँ भाई हमारे, गुड, उन्होंने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था?
अच्छा देखिए, हमारे पास ना एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, नहीं थॉमसन ने नहीं। अच्छा एक मिनट, जो क्या मैं बता रही हूँ आपको। देखें, हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जो गोल्डस्टीन ने किया था सबसे पहले। ठीक है, गोल्डस्टीन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ये याद रखना, इस चैप्टर से इस तरह के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। गोल्डस्टीन ने क्या किया था, उन्होंने डिस्कवर की थी पॉजिटिव रेस। क्या डिस्कवर की थी? पॉजिटिव रेस। ठीक है, यानी कि एनोड रेस जो थी उनको डिस्कवर किया था। मैंने प्रोटॉन प्रोटॉन की बात नहीं करी, मैंने एनोड रेस की बात की है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था? बेटा रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और उन्होंने जो है वो प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। ठीक है, याद रहेंगी दोनों बातें? हाँ भाई। अच्छा, उसके बाद जो एमसीक्यू ऑप्शन नंबर सी है ना, उसमें देखिए रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, अभी हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, वो हमारे पास किसने डिस्कवर किया था? वो हमारे पास डिस्कवर किया था बोहर ने। ठीक है, और जो हमारे पास बेटा ये जो है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट हुआ था जो विलियम क्रूप ने किया था। ठीक है, उसी के नतीजे में हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हुए थे। और जो न्यूट्रॉन है उसका एक्सपेरिमेंट किया था जेम्स चैडविक ने। ठीक है, और इसी की वजह से इनको नोबेल प्राइज मिला था। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी करवाई थी। ठीक है, और उसी के थ्रू उन्होंने जो है न्यूट्रॉन को डिस्कवर करवाया था। इनके इस रिएक्शन को अल्फा न्यूट्रॉन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, हाँ भाई, क्लियर है? अच्छा भाई, उसके बाद देखिए सेवन। सेवन में आपसे क्या कहा जा रहा है? सेवन में आपसे कहा जा रहा है when 4d ऑर्बिटल इज फिल्ड, जब 4d ऑर्बिटल को फिल कर देंगे तो अगला इलेक्ट्रॉन किस शेल में जाएगा? जल्दी से बताएं। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 1s, 2s, 2p, 3s, 4p, सॉरी 3p, 4s, उसके बाद आता है 3d, 5p, और नहीं 4p, सॉरी 5p और 5s। ठीक है, आपको उन्होंने दिया है 4d। 5s के बाद आ जाएगा 4d, 4d के बाद आपके पास आएगा 5p। तो आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन जो अगले शेल में जाएंगे वो 5p वाले में जाएंगे। ये सीरीज याद है आपको? इसकी ट्रिक होती है स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल डिवीजन पब्लिक स्कूल, इस तरह से करके इसको किया जाता है याद। मैंने तो ऐसे ही किया था। इसका आंसर हो जाएगा 5p। अच्छा भाई, उसके बाद जो है हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर। बेटा आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर वो होता है जिसके अंदर आपको दो एटम्स दिए जाए और दोनों के पास जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हो वो सेम हो। कि अगर आप देखें सोडियम और नियॉन, सोडियम जो है इसके पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो इसके पास है 10 इलेक्ट्रॉन्स। नियॉन, नियॉन के पास होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स, होते ही 10 है क्योंकि नोबेल गैस है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल होती है। तो इसका आंसर हमें इसका आंसर ए तो हो नहीं सकता, इसलिए क्योंकि दोनों क्या है, दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर, दोनों के क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है, दोनों के इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ये तो हमारे पास आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब सोडियम और फ्लोरीन को लेते हैं। ठीक, सोडियम का आपके पास अगेन 10 होगा। ठीक है, और फ्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? फ्लोरीन के भी आपके पास जो है, क्योंकि 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बस एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया हुआ है तो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी आपके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है। ये छोटे छोटे से जो ये नंबर्स होते हैं ना, एटॉमिक नंबर्स, ये याद रखना, उसी से आपके एमसीक्यू ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। उसके बाद देखो बिल्कुल सी आंसर है, क्योंकि हमारे पास सोडियम जो है, सॉरी सी आंसर है क्योंकि हमारे पास सोडियम जो है उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 11। ठीक है, हाँ सिंपल सोडियम दिया हुआ है, उसके इलेक्ट्रॉन्स है 11। और कैल्शियम दिया हुआ है, कैल्शियम के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 20। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके अगेन 10 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो इसने लॉस किए हुए हैं तो इसके भी 10 है, तो इस हिसाब से बाकी नहीं हो सकते। 8 वाला एमसीक्यू क्लियर है आपको? अब हम आगे मूव करते हैं। बेलमेर सीरीज, Belmer series appear in hydrogen spectrum if electron jump from any appropriate higher secondary orbit to
हायर एनर्जी ऑर्बिट। तो बेलमेर सीरीज आपके पास कब आती है? जब आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करता है सेकेंड ऑर्बिट के अंदर, तब आपके पास जो सीरीज आती है वो बेलमेर सीरीज आती है। ठीक है। उसके बाद शेप ऑफ ऑर्बिटल फॉर विच एल इज इक्वल टू 0। बेटा एल इज इक्वल टू 0 हमारे पास जो है वो एस के लिए होता है, और एस हमारे पास स्फेरिकल शेप का होता है, एफ जो हमारे पास ऑर्बिट होता है वो हमारे पास स्फेरिकल शेप का होता है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। डम्बल शेप का आपके पास क्या होता है? डम्बल शेप का आपके पास क्या कहते हैं, पी ऑर्बिटल होता है, पी का डम्बल होता है, डी का डबल डम्बल होता है, और कॉम्प्लिकेटेड एफ सब शेल का शेप होता है। ठीक है। अगर मैं आपको एक एमसीक्यूज दूं कि हमारे पास एल की वैल्यू जो है वो 1 है, अब आप मुझे बताइए कि जो ऑर्बिटल है उसका शेप क्या होगा? बताइए जल्दी से। हाँ भाई। जी बिल्कुल डम्बल होगा। यहाँ तक कोई मसला, कोई कंफ्यूजन? ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, फिर हम अगला चैप्टर स्टार्ट करें। अच्छा भाई, अगर आप एमसीक्यूज नंबर 1 तो उसमें आपसे ये चैप्टर आपके पास एमसीक्यूज नंबर 1 देखें। The bond angle in AB square type molecule is 104.5। एक बात हमेशा याद रखना, वो आपको AB स्क्वायर दे, यानी कि एक सेकेंड, आपको दे AB स्क्वायर, या आपको बोले AX स्क्वायर, या आपको बोले AC स्क्वायर, कुछ भी बोले, बात देखो सबकी फॉर्म एक ही है। ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि इसका एंगल जो है अगर 0.5 हो, लेकिन एक बात याद रखना कि ए एक्स स्क्वायर जो है ना, इसका आपके पास एंगल या फिर ए बी स्क्वायर जो भी है, इन सब के एंगल जो है वो आपके पास होते हैं 180 डिग्री। ठीक है। यहाँ पे एमसीक्यूज में गलती, यहाँ पे 180 डिग्री आना था। ठीक है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है इसकी शेप क्या होगी? तो बेटा इसकी शेप जो होगी वो लीनियर होगी। क्लियर? इसकी शेप क्या होगी? लीनियर। हमारे पास जो एंगुलर या बेंट होता है ना, उसका एंगल हमारे पास होता है 104.5। ठीक है। और ये जो होता है ना हमारे पास कैसे इलेक्ट्रॉन कैसे एटम्स के लिए होता है, इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ए एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर, इनके लिए जो हमारे पास शेप होता है वो हमारे पास होता है एंगुलर, या आप बेंट कह लें इसे। ठीक है। और इसका एंगल 104.5 होता है, लेकिन ए बी स्क्वायर जो है ये आपके पास लीनियर है और इसका एंगल जो है वो 180 डिग्री होगा। ठीक है। अगर मैं आपसे इसकी एग्जाम्पल पूछूं तो आपके पास सबसे सिंपल एग्जाम्पल होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। कार्बन दरमियान में होता है, ऑक्सीजन दोनों साइड पे मौजूद होता है, और आपके पास ये देखो लीनियर बन रही है, एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री बनना है। क्लियर? अब है बच्चे? क्लियर हुआ? हमारे पास वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग ना तकरीबन 5 शेप्स होती हैं। ठीक है। जिनमें से 2 तो मैंने आपको अभी बताई। मैं इसका टेबल जो है ना वो भी लास्ट में आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो आपको उससे आसानी हो जाएगी। सही है। फिर हम उस थ्रू इसको आगे डिस्कस करेंगे। हमसे पूछा जा रहा है हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी? जिन 2 का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा उसकी जो है बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा जो बॉन्ड एनर्जी का डिफरेंस है वो हाइड्रोजन और फ्लोरीन का है, तो बी आंसर है। गुड। उसके बाद है द मॉलिक्यूल विच हैज जीरो डायपोल मूवमेंट। तो जीरो डायपोल मूवमेंट आपके पास उसको होता है जिसकी सिमेट्री होती है। ठीक है। अगर आप जो है सिमेट्री से मुराद ये कि अगर आप उसको कट करें दरमियान में से, ठीक है, तो उसका जो शेप है ना वो आपके पास दोनों तरफ बराबर है। जैसे अगर आप ये वाला स्ट्रक्चर देखें, इसका आंसर क्योंकि यही है, इसके चारों तरफ मौजूद है क्लोरीन। ठीक है। आप इसको ऐसे कट करें, आप इसको ऐसे कट करें, या आप इसको ऐसे कट करें, आपके पास जो है दोनों तरफ पे बराबर बराबर आएगा। तो ऐसे जो होते हैं उनका डायपोल मोमेंट हमारे पास 0 होता है। ठीक है। अगर आप अब वाटर है, अब आप वाटर को रखेंगे, आप बोलेंगे मिस इसके एक तरफ हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन है, इसको भी बराबर होना चाहिए। नहीं बेटा, ये आपके पास ना एक बात और याद रखना। देखो, जो आपके पास सीज ये वाला जो था इसका स्ट्रक्चर जो होगा ना आपके पास,
इसका स्ट्रक्चर होगा आपके पास क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल होगा, सही है। लेकिन ये जो वाटर है ना बेटा, वाटर के पास होते हैं लोन पेयर। आपको पता है ना, ऑक्सीजन के पास 6 लोन पेयर होते हैं। दो तो इसके लोन पेयर ऐसे ही, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इससे 3 लोन पेयर होते हैं। दो तो इसके लोन पेयर ऐसे ही रह जाएंगे और बाकी एक यहाँ पर और एक यहाँ पे, दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना। तो इसके लोन पेयर जो है ना, वो इसको दूर फेंकेंगे, इसको दूर करेंगे। जब वो इनको दूर करेंगे, ये जो हमारे पास बॉन्ड्स बनने, क्योंकि इनमें भी इलेक्ट्रॉन्स है और ये भी इलेक्ट्रॉन्स है। एक आपके पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो आपको ये वाले इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, ये वाले, ये आपके पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है। और ये वाले आपके पास लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स है। ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इनकी रिपल्जन की वजह से इसका शेप जो है ना, वो आपके पास कुछ ऐसा हो जाएगा। क्लियर? कैसा शेप हो गया इसका? इसका शेप जो है आपके पास एंगुलर या बेंट हो गया। ठीक है, और इसका एंगल कितना होता है मैं बता रही हूँ, इसका एंगल 104.5 डिग्री होता है। ठीक है, अब आप इसको यहाँ से कट भी कर लें या कुछ भी कर लें, इसका शेप बराबर नहीं आएगा। इसके दोनों तरफ बराबर चीजें नहीं आएंगी। हो सकता है किसी तरफ ज्यादा लोन पेयर चले जाए, किसी तरफ कम लोन पेयर चले जाए, तो इसका डायपोल मोमेंट जो है वो 0 होगा ही नहीं। क्लियर? हाँ भाई, क्लियर। इसी तरह से आप जो है वो क्या कहते हैं, अपना अमोनिया का देख, अमोनिया का भी आपके सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का देखें, इसका भी आपके पास जो है यही होगा कि इसके यहाँ पर लोन पेयर्स मौजूद होंगे, जिसकी वजह से इसका शेप भी खराब होगा, इसका भी डायपोल मोमेंट नहीं होगा। अमोनिया को देखें, अमोनिया का स्ट्रक्चर आपके पास कुछ ऐसे बन जाएगा। क्यों ऐसा बन जाएगा? क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर मौजूद होंगे। तो जिसके पास भी लोन पेयर मौजूद होते हैं तो उसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं आता है। लेकिन अगर आपने ये वाला डी वाला ऑप्शन देखा था, आंसर रिमूव मत करें, कौन सा आंसर मुझे समझ नहीं आया बेटा। मैं अभी आखिर में दोबारा टिक लगा दूंगी, आपको इसकी रिकॉर्डिंग में मिलेगी। ठीक है, कार्बन जो है आपने देखा है, इसने चारों तरफ बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। ठीक है, उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है। आप इसको कहीं से भी कट कर दें, इसका शेप जो है वो दोनों तरफ बराबर रहेगा, दोनों तरफ सेम डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो इसका डायपोल मोमेंट 0 होगा। इज दैट क्लियर? ये बात क्लियर हो गई आपको? अच्छा, कोई बात नहीं, मैं अभी जो है इनके एमसीक्यूज के ना निशान लगा के आपको दे दूंगी, लेकिन ये जो है ये खुद ब खुद इरेज हो जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट का लीनियर था, सेकंड का हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन एंड थर्ड का कार्बन क्लोराइड। अब आप ना इसके ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट्स। ठीक है, नाउ हमारा आप अब आए, आपको समझ आ रहा है? आप मेरा ख्याल है मीटिंग से चले गए तो